जनाब, एक इंतहाई तशवीशनाक खबर है कि पाकिस्तान में ज़ियाबतीस के मरीजों की तादाद दुनिया के बाकी तमाम ममालिक से ज़्यादा हो गई है। इस वक्त सिर्फ पाकिस्तान में हर एक पाकिस्तानी सालाना तकरीबन 26 किलो चीनी इस्तेमाल करके अपनी मौत को दावत दे रहा है। लेकिन कल्चर कुछ ऐसा है कि हम चीनी का इस्तेमाल छोड़ते ही नहीं हैं। पाकिस्तान दुनिया में चीनी के इस्तेमाल में 28वें नंबर पर है। इंटरनेशनल डेटाबेस फेडरेशन के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में 20 से 79 साल के तकरीबन 33 मिलियन अफराद को ज़ियाबतीस है, यानी कि 3 करोड़ 30 लाख अफराद। ज़ियाबतीस के मर्ज़ की बढ़ती वजूहात में हमारे कौन कौन सी कोताहियाँ शामिल हैं और कौन सी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करके हम अपनी शुगर को, ज़ियाबतीस को कंट्रोल कर सकते हैं, ये हम जानेंगे। इस वक्त हमारे साथ जो इस वक्त कहते हैं ना कि शुगर के डॉक्टर, हमेशा कहते हैं कि शुगर के डॉक्टर, कहते हैं ये शुगर के डॉक्टर क्या होते हैं, डायबिटीज़ स्पेशलिस्ट होते हैं। तो वो मौजूद हैं डॉक्टर अरवा हातिम साहिबा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा आपके वक्त का, और हमें ज्वाइन किया है इस वक्त हकीम शाह नज़ीर साहब ने। हकीम साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आप बड़े चमक रहे हैं, बड़े दमक रहे हैं आप। जी बिल्कुल तैयार हो क्या? और ये बहुत कुछ आज आप फिर ले आए हैं इसमें मामूल। जी बिल्कुल, बहुत सारी जड़ी बूटियां लेकर आए। तो इसके बारे में भी हम शुगर और शुगर की वजह से जो कमज़ोरी होती है उससे दूर करने की, उससे दूर करें। डॉक्टर साहब, 3 करोड़ 30 लाख बहुत बड़ी तादाद है ये पाकिस्तान में। अलार्मिंग सिचुएशन है। और ये कह रहे हैं कि 20 साल से 80 साल के दरमियान लोगों को बहुत ज़्यादा, तो इतनी छोटी उम्र में भी शुगर हो रही है, क्या वजह है? देखिए, शुगर होने की बहुत सारी वजूहत है। एक तो हमारे पास जेनेटिक्स तो देखा ही गया है कि आपकी अगर फैमिली हिस्ट्री है या आपके ख़ानदान में किसी को डायबिटीज़ है तो उनको तो हाई रिस्क होता ही है डायबिटीज़ होने का। अच्छा। पर पिछले कुछ वक्त के साथ साथ देखा गया है कि हम जो लाइफस्टाइल हमने जो अडॉप्ट की हुई है दीज डेज, उसकी वजह से बहुत तेज़ी से रैपिडली बढ़ रहा है। कुछ साल पहले तक हर 4 में से एक शख्स को डायबिटीज़ था, लेकिन अभी जो रिसेंटली आप बता रहे हो उसके हिसाब से हर 3 में से एक शख्स को डायबिटीज़ है पाकिस्तान में। तो डेफिनेटली बहुत ही अलार्मिंग है। तो हमारी जो लाइफस्टाइल है ना, जिसमें हम अपनी डाइटरी हैबिट्स की बात करते हैं, डाइट सिर्फ वो नहीं जो हम खा रहे हैं, बल्कि उसके वक्त पे टाइम क्या यूज़ करें, लेट नाइट खाना, स्नैकिंग करना, हर चीज़, आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी। जैसे अब लैक करती है हमारी कि हमारा वॉक करना बहुत कम हो गया है। हम तो सेकंड फ्लोर पे भी सीढ़ियों से नहीं जाते, लिफ्ट से जाते हैं। डेफिनेटली। तो हमारी जो डे टू डे एक्टिविटी में फिजिकल एक्टिविटी जो कम हो गई है, और फिर अलग से हमारे लिए टाइम निकालना बहुत मुश्किल होता है कि हम अलग से वॉक के लिए निकल गए या हमने कोई एक्सरसाइज का पैटर्न रखा हुआ हो। तो सेकंड में लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी आपकी जो आती है, सही, ये सारी चीज़ें बहुत इफेक्ट करती है। अच्छा, लेकिन आपने जहाँ से स्टार्ट किया ना जेनेटिक्स, ये मुझे बताइएगा कि ये ज़रूरी है कि अगर किसी के फादर मदर किसी को है तो नीचे बच्चों में भी वो हो जाए? देखिए, ज़रूरी 100% तो नहीं है। अच्छा, लेकिन हाई रिस्क है। हाई रिस्क है। अगर जैसे ऑन एवरेज अगर हम बात करें कि अगर आपके एक पेरेंट इन्वॉल्व है तो तकरीबन 40% चांस होता है कि आपको डायबिटीज़ हो जाए। इसका मतलब मेरी मदर को थी तो मुझे चांस है 40%। यस, और 70% तक बढ़ जाता है अगर आपके दोनों पेरेंट्स को डायबिटीज़ है। लेकिन साथ ही उसमें भी देखिए 70% है, तो देयर इज़ समथिंग एल्स जो कि अदर देन जेनेटिक्स जो है वो डायबिटीज़ की तरफ ले जा रहे हैं। तो जिसमें हमारा देखा गया है विद टाइम के लाइफस्टाइल जो आपकी है ना, आपके डाइट, आपकी फिजिकल एक्टिविटी, नॉट ओनली दैट, हम जो मेंटल हेल्थ की बात करते हैं ना, जो हम अक्सर मिस कर जाते हैं, जैसे आपका स्ट्रेस है लेवल्स है, आपकी स्लीप पैटर्न्स है, आपका जो स्मोकिंग वगैरह जो हम करते हैं, टोबैको, क्योंकि आजकल आपको भी आइडिया है कि सिर्फ एक टाइम पे तो एक सिगरेट वगैरह होती थी, अब तो वेप्स और कितनी ई सिगरेट और कितनी नई नई चीज़ें हमारे पास वो आ गई है, और ये सारी ही हार्मफुल है। टोबैको निकोटिन कंटेनिंग है, तो ये सारी ही हार्मफुल है। तो ये सारी चीज़ें भी जो है वो आपका डायबिटीज़ का रिस्क बहुत बढ़ा देती है। तो हकीम साहब, ये डायबिटीज़ इस तेज़ी के साथ में 3 करोड़ 30 तो बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है। तो ये अगर इस तरह से बढ़ रहा है, डॉक्टर साहब कह रही हैं पहले हर 4 में से एक, अब 3 में से एक, अगर सिचुएशन रही ऐसी तो अगले हम 5-7 साल में फिर कहेंगे 2 में से एक, यानी आपको हो सकती है, मुझे हो सकती है। ऐसी सिचुएशन क्यों जा रहे हैं हम इस तरह? देखिए, मैं डॉक्टर अरवा की बात को ही आगे लेके चलूँगा, क्योंकि बहुत अच्छा बताया इन्होंने कि ये विरासत से शुगर, एक तो विरासत से शुगर होती है वो 40 to 80% लोगों को होती है, ठीक है। इसमें जब मदर में हो तो उसमें तो लाजमन आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ना डराएं यार, सब ना डराएं ना। नहीं, डरा नहीं रहे हम, आगाही दे रहे हैं, एहतियात कीजिए। मैं अपनी मदर को, उनको थी। हाँ, और तो हर खासी जिन लोगों की फैमिली में अगर किसी को डायबिटीज़ हो, मदर में या फादर में हो, तो हर 6 महीने बाद अपना टेस्ट ज़रूर करवा लिया करें। तो इसमें यह है कि तकलीफ़ बता के नहीं आती है।
अचानक ही नमूदार हो जाती है जब तबीयत ख़राब होती है। दूसरी चीज़ ये है कि लाइफ स्टाइल का तब्दील होना। हम सारे काम कमरे में ही बैठ के कर रहे हैं, बेड पे ही बैठे हुए हैं, वहीं हम खाना खा रहे हैं, वहीं हम कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, वहीं ऑनलाइन बिजनेस चल रहा है, वहीं लोगों से बातचीत चल रही है, वहीं सो गए। चलने का तो रुझान ही नहीं है। तो उसमें यह है कि हाइपरटेंशन हो जाती है, वेट भी बढ़ना शुरू हो जाता है, डायबिटीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और इसके अलावा फेट बढ़ना शुरू हो जाता है, वेट भी बढ़ना शुरू हो जाता है। इसमें जब फिर भूलने की शिकायत शुरू हो जाती है, चिड़चिड़ापन हो जाता है, सुस्ती कायली होती है। और जिस तरीके से आपने कहा कि हमें सेकंड फ्लोर पे भी जाना होता है तो हम लिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं, अगर हमें अगली गली में भी जाना होता है हम बाइक का इस्तेमाल करते हैं। नहीं, आप थोड़ा वॉक करें, चला फिरा करें। अगर आप खाना खाने से 2 घंटा पहले वॉक करें तो 1 मिनट में 62 कदम हो, आधे घंटे की वॉक करें। अगर आप खाना खाने के बाद करें तो फिर सिर्फ चहलकदमी करें, आपने सिर्फ 40-50 कदम चल लें, ये भी आपके लिए काफ़ी है। तो इसलिए, और बाकी ज़्यादा मीठा खाने से, इन खानों से शुगर नहीं होती है। शुगर जो है आपका लबलबा डैमेज होने से होती है। नहीं, लेकिन वो डॉक्टर साहब ये मीठा खाने का असर तो होता है ना। अब देखें वाइट, लेकिन जिनको शुगर है जी, वो मीठा ना खाएं। जिनको शुगर नहीं है वो अपना नॉर्मल अपना एक्टिविटीज जारी रखें। क्योंकि शुगर तो हर चीज में है ना। आप जो रोटी और चावल खा रहे हैं वो भी एक लिमिट में आपका शुगर ही बढ़ा रही है इवेंचुअली। तो उसको भी एक लिमिट में रखना या क्वांटिटी उसको भी चेक बैलेंस में रखना ज़रूरी है। लेकिन शुगर तो सिर्फ क्योंकि वो प्योर शुगर है तो डेफिनेटली वो एक स्पाइक दे रहा होता है जो कि दूसरे खाने नहीं देंगे हमें। सही नहीं, ये कहा जाता है डॉक्टर साहब कि वाइट शुगर है, वाइट फ्लोर है, वो हम खाते हैं। इसी तरह से जितना अगर इसकी निस्बत अगर हम ब्राउन शुगर इस्तेमाल कर रहे हैं, ब्राउन या मल्टीग्रेन आटा इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो रिलेटिवली कम किसी भी तरह से वो चीज़ें कर रहा होता है। फिर बाकी हम बाहर हमारा लाइफस्टाइल, जो खाने पीने के लाइफस्टाइल की अगर हम बात करते हैं, पिज़्ज़ा, फास्ट फूड और जंक फूड, दोनों तरह के फूड्स हमें ज़्यादा अच्छे लगते हैं, बच्चों से लेके बड़ों तक सबको। तो आजकल कंबल में बैठ के तो ऐसी चीज़ें खा रहे होते हैं, तो क्या ये ज़्यादा उस पर असर नहीं कर रहा है, ये चीज़ें जंक फूड हो गया, फास्ट फूड हो गया? डेफिनेटली, इसीलिए तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल जो है आपके डाइट की बात की कि न्यूट्रिशन जो हमारी जो ये वाली चेंजेस आ गया ना। और दूसरी बात, एक जो लोगों का कॉन्सेप्ट होता है कि ब्राउन शुगर या बेहतर है, काइंड ऑफ कह सकते हैं, पर बेसिकली कैलोरी वाइज दोनों सेम है। तो अक्सर लोग वाइट शुगर को रिप्लेस करते हैं कि भाई गुड़ ले लिया आपने, हल्का सा फाइबर कंटेंट में फ़र्क पड़ जाता है, बट इन जनरल कैलोरीज वो उतनी ही दे रहा है आपको। शुगर स्लोली ग्रेजुअली बट इवेंचुअली उतनी ही बनाना है। तो हम इन जनरल भी लोगों को ये जो है हनी या गुड़ वगैरह को अवॉइड ही करने का कहेंगे, इन पर्टिकुलर अगर डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं इन पर्टिकुलर। नहीं, ये तो डायबिटीज़ के पेशेंट की बात होगी ना। जो डायबिटीज़ के पेशेंट अभी नहीं है तो जो रिस्क पे चल रहे हैं, मुझे जैसे आप दोनों ने मुझे डरा दिया कि जिनके मदर है, फादर हैं, वो रिस्क पे हैं, तो उनके लिए फिर क्या है? उनके लिए भी ब्राउन शुगर वगैरह तो कम ही है। सही, क्योंकि इन जनरल आपको वही बात बताई कि कैलोरीज उतना ही है। मल्टीग्रेन आटे का फ़ायदा ये होता है कि वही क्या वो फुल ऑफ फाइबर है। तो फाइबर जो है ना आपके शुगर को वो स्पाइक नहीं दे रहा होता जो वाइट आटा देगा जिसमें फाइबर नहीं है। तो ये बेसिकली कंपेंसेटरी पार्ट आ जाता है। तो इसलिए हम मल्टीग्रेन या जो चक्की का आटा होता है हम बहुत ज़्यादा रिकमेंड करते हैं कि ये आपका यूज़ में होना चाहिए। अच्छा मुदस्सिर साहब, एक चीज़ है कि जिन लोगों को शुगर बॉर्डर लाइन पे है वो भी कहते हैं कि हमें मेडिकेशन बताओ। उसकी मेडिकेशन नहीं होती है, उसका एहतियात होता है। परहेज़ कीजिए। अभी आप जिस तरह कह रहे हैं कि आप एहतियात क्या करें, एहतियात ये करें कि आप मीठा का इस्तेमाल कम करें, वॉक करें, खाना पीना जिस तरीके से एक आम इंसान ज़िंदगी गुजार रहा है उस तरीके से गुजारें। एक फल रोज़ाना खाया करें। अगर उसके बावजूद आपकी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही है, एक आम इंसान तो आजकल बड़ी बुरी है, वो बर्गर खाता है, वो पिज्जे खाता है, वो वॉक नहीं करता। ये आम इंसान के, आपने कहा आम इंसान की तरह, वो फ्रूट्स की तरफ तो जा ही नहीं रहा वो हर उल्टी चीज़ खा रहा है और हर उल्टा काम कर रहा है। जैसे डॉक्टर साहब कह रही थी ना कि उसके ईटिंग हैबिट्स, उसका स्लीपिंग जो पैटर्न है वो, और उसके जेनेटिक्स के असर, वो सारी उस चीज़ों को कंट्रोल करें। लेकिन आम आदमी तो कहता है चलें यार देखी जाएगी जब। लेकिन एक शहूर तो देना चाहिए ना, एक मालूमात देनी चाहिए। और जिस तरीके से अगर शुगर आपकी दवाओं से भी कंट्रोल नहीं हो रही है, इंसुलिन से भी नहीं हो रही है, फिर अपने ग़िज़ाओं में तब्दीली कीजिए। अगर आप गंदम का आटा इस्तेमाल कर रहे हैं तो जौ का आटा इस्तेमाल करें, बाजरे का आटा इस्तेमाल करें तो इनसे भी काफ़ी हद तक मदद। अच्छा, वैसे मैं एक मल्टीग्रेन आटा इस्तेमाल करता हूँ, मुझे वो खाने के बाद एहसास हुआ है 2-3 माह के बाद कि ये एक बड़ी अच्छी चीज़ थी। फाइबर की वो आप बात करें, रिलेटिवली वो एक तो भारीपन नहीं है चीज़ों में और वो फ़र्क भी नज़र भी आता है। लेकिन डॉक्टर साहब एक चीज़ जो है कि अगर एक बंदे को शुगर हो गया, अब 2 टाइप के, एक जिनको बिल्कुल इब्तदा में है, हल्की फुल्की आप लोग मेडिसिन, एक इंसुलिन पे चले गए और बहुत आगे चले गए। अब इन दोनों को कैसे लेकर चलना है कि अगर हो गया, अब हो गया ना मर्ज़, उसके बाद क्या है?
देखिए, अगर वंस आपको डायबिटीज़ हो गई है तो आपका जो डाइट्री है और आपकी फिजिकल एक्टिविटी आपके लिए मस्ट हो जाती है। ये जब तक, क्योंकि ये आप नहीं करेंगे ना तो आपकी शुगर्स विद टाइम बढ़ती ही अच्छा, चली इसको जाएगी। हम थोड़ा क्लियर करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी में क्या करना चाहिए? देखिए, अगर कोई पेशेंट है 50 अबव में तो क्या, किस तरह का? यूजुअली तो हम वॉकिंग रिकमेंड करते हैं ओके, कि 5 days a week ऑलमोस्ट हाफ एन आवर पर डे रिकमेंड कर सकते हैं, अनलेस उनको कोई जॉइंट इशू है या वॉक नहीं कर सकते फॉर सम रीज़न उनको भी, लेकिन हम लाइट वॉक, थोड़ी बहुत फिजिकल एक्टिविटी एडवाइस कर सकते हैं। बाकी ये होता है कि जिनको नी इश्यूज़ है, जो बहुत ज़्यादा वॉक नहीं कर सकते फॉर इंस्टेंस, या कार्डियक इशू ऐसे होता है क्योंकि 50 के अराउंड दिल के प्रॉब्लम्स भी काफ़ी हो रहे होते हैं, तो वो बैठ के सिटिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। जैसे हम बहुत से लोग ऑफिस वर्क वगैरह कर रहे होते हैं तो उनको होता है कि हम बैठे बैठे क्या करें, तो वैसे ही पाँव चलाए, अपने हाथ मूव करें, कुछ बैठ के लेट के भी एक्सरसाइजेस आती है आपकी, तो आप सिंपल एक्सरसाइजेस को भी वो अपना एक पार्ट बना सही। सकते हैं। ये तो फिजिकल एक्टिविटी हो गया। फिर आगे अगर हम, क्योंकि हमने एक मॉडल ले लिया कि 50 इयर्स कोई शख्स है तो उसके फिर आगे ईटिंग हैबिट्स में अब फिर क्या? देखिए, इन जनरल तो आपका जो है, हम शुगर, प्योर शुगर तो बिल्कुल ही हम कहते हैं कि आप ना ले तो बेहतर है। वंस इन अ ब्लू मून अकॉर्डिंगली जब आपकी शुगर्स कंट्रोल्ड है तो हम ले सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली एक पर्सन के घर में आ रहा होता है, उनको भी दिल कर रहा होता है, तो हम ये कहते हैं कि भाई नहीं, वो उनका बड़ा दिल करता है कि फीकी चाय हो जाए लेकिन साथ में कोई मिठाई हो जाए। मिठाई हो जाए। मिठाई में भी पोर्शन कंट्रोल बहुत है। अब जब लोगों का यही आता है कि खाना स्टार्ट किया तो बहुत सारा आपने एक साथ खा लिया। एक छोटा गुलाब जामुन अगर आपने ले लिया, उस वक्त रोटी चावल आपने कम कर लिया, तो वो कंपेंसेट कर पोर्शन कंट्रोल हो गया। पोर्शन कंट्रोल आपका इंपॉर्टेंट है। सही। अच्छा, वो उसके बाद स्लीपिंग पैटर्न की आप बात कर रहे थे, तो कितना ऐसे पेशेंट को नींद कितनी लेनी चाहिए? क्या ऑन एवरेज 50 इयर्स के लिए हम 6 आवर्स कहते हैं, 6 to 8 आवर्स। सही। ऑन एवरेज फॉर एन एडल्ट पर्सन 6 to 8 आवर्स है। और एक अच्छी नींद, और एक अच्छी नींद जिससे स्ट्रेस फ्री हो, या नींद में भी हमारी जो होती है ना कि रात में लेट सोना फिर सुबह लेट उठना, तो ये भी बहुत, कि आप ले तो रहे 8 आवर्स की स्लीप, लेकिन अगर आप रात में 2 बजे सोकर सुबह 8 बजे 10 बजे उठ रहे हैं तो ये भी जो है वो आपको फिजिकली बहुत एक्टिव नहीं फील करवाएगा। बिल्कुल। बनस्बत अगर आप रात में जल्दी सो जाएं, सुबह अर्ली उठेंगे तो यू विल फील बेटर। वो तो सूरज के साथ साथ सोना और उठना चाहिए, ये तो कुदरत का बड़ा निज़ाम है। लेकिन हकीम साहब, ये तो हमने चीज़ें जानी, जो टोटके हैं इसमें वो बड़े इस्तेमाल लोग करते हैं जनाब, ये उस टोटके क्या होने चाहिए? देखिए, जिन लोगों को शुगर हो गई है, ठीक है, और आम तौर पे भी अपना शुगर जो है उसे चेक करते रहना चाहिए। हफ्ते में 1 या 2 बार लाजमी करना चाहिए। अदरवाइज़ ये कि इसमें पता चलता रहेगा। बाद लोगों ने ये कहा है कि एक दवा ली है वही खाई जा रहे हैं और 2-2 महीने गुजर जाते हैं, शुगर चेक नहीं करते हैं, क्योंकि हर एक दवा को आगे चल के चेंज करना भी होता है, क्योंकि डायबिटीज़ जो है अंदरूनी ऑर्गन्स को कमज़ोर करती है, ठीक है। तो इसलिए अपने डॉक्टर का मशवरा जारी ज़रूर रखा करें। और जिन लोगों को शुगर हो गई, हर चीज़ पे इफेक्ट करती है शुगर, जो है आपके ऑर्गन्स पे। हम तीनों ने ग्लासेस लगाए हुए हैं, आंखों पे भी असर करती है? आंखों पे, दांतों पे, फिजिकल एक्टिविटीज़ पे और वेन्स पे, सब चीज़ों पे करती है। किडनीज बड़ा मुतासिर, किडनीज पे करती पाँव है, में जख्म बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि पाँव गैंग्रीन फूल हो होने के जाते हैं। चांसेस होते हैं। बिल्कुल, किडनीज में भी हमने। अच्छा, मैं टोटकों के हवाले से बात कर रहा था, क्या होने चाहिए? देखें, जिनको शुगर अपनी, और आप ये जो लेकर आए हैं, ये मैं वही बता रहा हूँ, क्या है? देखिए, जिनकी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही है, अपनी दवाएं भी खा रहे हैं और शुगर की वजह से हाथ पांव जल रहे होते हैं, मुंह खुश्क हो रहा होता है, कमज़ोरी फील हो रही होती है, पहला मैं पोर्शन आपको बना के दिखाऊंगा अपने शुगर को किस तरह कंट्रोल करेंगे और हाथ पांव की जलन कैसे दूर करेंगे। उसमें टोटली 3 चीज़ें लेनी है आपने। जो सबसे पहली चीज़ है वो ये है जामुन की गुठली। अच्छा। ये सूखे हुए जामुन पंसार से मिल जाते हैं, जामुन ये आप वैसे भी लेंगे। बड़े अच्छे होते हैं। हाँ, ये आप लेंगे 50 ग्राम। ये अच्छा, इसका ये पिसा पाउडर हुआ है, है? ये पाउडर है इसका। ये है करंज, इसे करंजवा भी कहा जाता है। इसको तोड़ते हैं, इसमें से मगज़ निकलता है वाइट कलर का। अच्छा, ठीक है, मगज़ करंजवा कहा जाता है। ये इसका पाउडर है, ये भी हम लेंगे 50 ग्राम। ये है चंदन के पत्ते। अच्छा, चंदन के पत्ते, ये भी हम लेंगे 50 ग्राम। ये इसका पाउडर हमने डाला, इन्हें अच्छी तरीके से मिक्स कर लें और इसकी 1 खाने वाला चम्मच सुबह नाश्ते से पहले, 1 खाने वाला चम्मच रात खाने से पहले पानी के साथ लें। कोई साइड इफ़ेक्ट वाली चीज़ नहीं है, आम नेचुरल चीज़, इसमें कोई केमिकल नहीं है। और अपने डॉक्टर का मशवरा या अपनी डॉक्टर की मेडिकेशन जो चल रही है उसे 1 दिन के लिए भी नागा ना करें। आप इसे कुछ अर्सा यूज़ करेंगे और अपना HbA1c करवाएंगे, इंशाल्लाह 6.3 6.2 पे आ जाएगी। और शुगर की वजह से जो आम तौर पे कमज़ोरी हो जाती है, हर किस्म की कमज़ोरी हो जाती है, तो उसको ठीक करने के लिए, और सुस्ती, काहली
बेरगबती, कुछ भी अच्छा नहीं लगना, हाथ पाँव का सुन्न हो जाना, चप्पल निकल जाती है पता नहीं चलता, ये उसको भी ठीक करेगी और आमतौर पे हर किस्म की कमज़ोरी को भी दूर करेगी। क्या है जी? इसमें ये है जड़ कूंच। अच्छा। ये इसका पाउडर है, ये हम लेंगे 50 ग्राम। और ये है मुश्क दाना। मुश्क दाना ये इसका पाउडर है, ये भी हम लेंगे 50 ग्राम। और ये है तुख्म फ्रेंज मुश्क। सही। तुख्म फ्रेंज मुश्क, ये भी हम लेंगे 50 ग्राम। इनको अच्छी तरीके से मिला के बारीक पाउडर बना लें। जो जिनको तेज़ी में समझ भी नहीं आ रही है डॉक्टर हकीम साहब के ये सारा नुस्खा, आप हमारे फेसबुक पे, यूट्यूब पे और ट्विटर पे जाकर ये सारा देख भी सकेंगे। ये तमाम तर चीज़ें वहाँ पर मौजूद होंगी ताकि आपको नुस्खा समझ भी आ जाए। इसमें 3 चीज़ें डाली हैं, तुख्म फ्रेंज मुश्क, जड़ कूंच और मुश्क दाना। सही। ये तीनों चीज़ें 50-50 ग्राम लेके ऐसे पाउडर बना लें। एक चाय वाली चम्मच सुबह नाश्ते के बाद, एक चाय वाली चम्मच रात खाने के बाद पानी के साथ। अगर जिनको दोनों इशू है तो फिर वो दोनों चीज़ें यूज़ कर लें। एक खाने से पहले खाने की है शुगर वाली, और ये उसकी कमज़ोरी दूर करने की खाने के बाद खाने की है। लेकिन अगर आप इंसुलिन या कोई भी डॉक्टर की मेडिकेशन ले रहे हैं उसे प्लीज़ जारी रखिएगा। सही है। तो डॉक्टर साहब ये बड़ा इख्तिलाफ रहता है एलोपैथिक और ये तिब में कि वो डॉक्टर्स कहते हैं कि ये चीज़ें एग्जिस्ट नहीं कर रही होती हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं ये चीज़ें होती हैं। तो ये जिस किस्म के नुस्खे हैं ये इस्तेमाल करने चाहिए इसमें। देखिए घरेलू नुस्खे इस्तेमाल करने में आई डोंट थिंक कोई हर्ज है। अच्छा। क्योंकि ये साइंटिफिकली बहुत ज़्यादा मुझे लगता है प्रूवन नहीं होते। लेकिन क्योंकि देखी गई होती है उससे बेनिफिट्स हमारे पास आते भी है कि हम ये इस्तेमाल कर रहे थे और हमने ये फ़ायदा महसूस किया। अच्छा। लेकिन साथ ही साथ इन्होंने बहुत अच्छी बात की कि आपने अपनी मेडिसिन नहीं छोड़नी है। हाँ। क्योंकि ये आपको एज एन एड ऑन इफेक्ट साथ में दे रहे हैं, लेकिन हम टोटली इस पर रिलाई करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। बहुत से लोग होते हैं ना, वो कह रहे हैं नहीं नहीं हम जो है वो दम करवा रहे हैं, दम वाला पानी पी लिया बस वहाँ। तो कोई कह रहे हैं नहीं हम हकीम से इलाज करें, डॉक्टर का नहीं करें। कोई तो सिर्फ डॉक्टर ने मुझे कहा कि ये खाना है तो मैं ये भी कुछ नहीं खा। वो तो डॉक्टर से पूछते नहीं मैं अमरूद खा लूँ फ़ोन कर करके, मैंने एक केला खाया तो कुछ डॉक्टर भी तंग आ जाते हैं कि रोज़ाना 4-4 कॉल्स करके एक एक चीज़ खाने पे पूछते हैं। मतलब है कि पैरेलल हो सकता है, लेकिन इंसुलिन अगर चल रही है तो आपकी जो मेडिकेशन है वो तो आपने लाजमी कंटिन्यू रखनी है। हो सकता है कि इस डेफिनेटली विद टाइम जो ये बेनिफिट्स देगा आपका इंसुलिन का, ये मेडिकेशन का डोज उससे कम भी हो सकता है, लेकिन ये है कि वो साइड बाय साइड आपकी दवा जो है वो आपने चलानी है ज़रूर। अच्छा, एक चीज़ और जो आ रही है वो यंगस्टर्स में है। अब इतनी छोटी एज में एक तो बच्चों की शुगर है, वो तो बिल्कुल एक डिफरेंट वाला मामला है, वो बड़ी पेचीदा हो रहा है। लेकिन ये यंगस्टर्स हैं जैसे 18, 20, 22, 24 साल के लोगों में ये क्यों है? अब इसमें तो कोई इतना ईटिंग हैबिट्स में वो तो फिर भी कुछ ना कुछ खेलते रहते हैं, कुछ ना कुछ तो करते ही रहते हैं। इनमें जो एक चीज़ कॉमनली देखी गई ना वो है वेट। तकरीबन जो बहुत यंग एज पे लोग हमारे पास जा रहे हैं, वेट और साथ में पेट, यस ओबेसिटी रिलेटेड बहुत ज़्यादा आ रहे हैं बेसिकली, और साथ में उनकी एक फैमिली हिस्ट्री साथ में हमारे होती है। दोस्त हैं तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा यार क्या हुआ? कहते नहीं मेरा थोड़ा वेट बढ़ गया। मैंने कहा नहीं आपका पेट भी बढ़ गया है। तो और ये जो पेट वाले जो हम कहते हैं ना कि आपकी जो वेस्ट सर्कमफेरेंस होती है या पेट एब्डोमिनल जो आपकी ओबेसिटी होती है ज़्यादा खतरनाक होती है। अगर ओवरऑल इतना हेल्दी पर्सन नहीं है या वेट उसका ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर खाली एब्डोमिनल ओबेसिटी अगर उसका है तो ये भी जो है ये ज़्यादा, हम इसको फिर लाइटली ना स्टार्ट करते हैं चलो ओवरऑल तो मेरा वजन सही आ रहा है या BMI इतना बढ़ा हुआ नहीं आ रहा है, लेकिन ये है कि ये चीज़ ज़्यादा नुकसानदेह या ख़तरनाक होती है और डायबिटीज़ की तरफ ले जाती है। जी बिल्कुल। बच्चों में जो हो रही है शुगर, उसमें ये होती है कि उन्हें फिर टाइप 1 पे रखा जाता है, इंसुलिन पे रखा जाता है और बहुत ज़्यादा एहतियात उनकी केयर करनी पड़ती है। और दूसरी चीज़ मैंने जिस तरीके से बताया कि अपनी शुगर को चेक करते रहा करें। और एक सबसे ख़तरनाक होता है आपका पड़ोसी, याद रखिएगा। क्यों? कि उसके जो मशवरे होते हैं कि कोई भी दवा वो घर में खा रहे हैं वो दूसरों को भी दे रहे होते हैं, और मोहल्ले में चौक पे बैठे हुए होते हैं, अरे तुम्हें नहीं पता फलां चीज़ फलां खा लो आप। अब वो एक गलत चीज़ खा रहा है वो आपको भी लगा देगा, ठीक है। उसके बाद डिग्री नहीं होती है, जो पड़ोसी होता है उसके बाद सिर्फ मुंह होता है मशवरा देने के लिए। लेकिन वो कहते हैं मेरा तो तजुर्बा है। तजुर्बा नहीं होता। तो देखो तजुर्बे के लिए भी एक पढ़ना ज़रूरी है। जो पढ़ कर आया, आप अपने करीबी डॉक्टर के पास जाएं, आप अपने करीबी हकीम के पास जाएं जिसका आपको पता हो कि ये पढ़ कर आया हुआ है, आप उससे मशवरा करें, वो आपको बेहतर मशवरा देगा। पड़ोसी इतना अच्छा मशवरा नहीं देगा, क्योंकि पड़ोसी जो है अगर वो कोर्टिज़ोन खा रहा है आपको भी कोर्टिज़ोन पे लगा देगा। आजकल ये सीन चला हुआ है। सही। तो इसलिए ये एहतियात किया करें, मशवरा 10 लोगों से कर लें लेकिन अमल अपने मौलिज के मशवरे से करें। अच्छा, अभी एक और चीज़ जो हमने ये देखी है शुगर पेशेंट में, अब स्टार्ट हुआ डायबिटिक और चलता चलता फिर वो लोगों के किडनीज़ और डायलिसिस तक पहुंच जाता है, वहाँ क्या कैसे एहतियात करनी है कि वहाँ तक ना पहुँच पाए? हमारे पास पेशेंट्स आते हैं और 20-20, 30-30 साल के शुगर के साथ आते हैं एंड दे आर वेरी हेल्दी,
अच्छा। तो देखा यही गया है कि आपकी शुगर कंट्रोल कितनी बेहतर है। जितनी आपकी अच्छी शुगर कंट्रोल रहेगी विद टाइम, उतने ही कॉम्प्लिकेशंस या प्रॉब्लम्स होने के चांसेस आपके कम हो जाते हैं। सही। तो बात वही आ गई कि आपने अपनी मेडिसिन प्रॉपर्ली लेनी है, डाइट का आपने वॉक, एक्सरसाइज, ये सबको अपने रूटीन का हिस्सा बनाना है। यानी कंट्रोल हो कंट्रोल सकती है, जितना है, जी, जी, कंट्रोल हो कंट्रोल सकती है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। आइए आप लोगों के बस की बात है, मरीज़ के बस की बात है कि वो क्या करता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा आपके वक्त का। हकीम साहब आप भी हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। जनाब लुब्बे लुबाब ये हमने देखा कि अगर आपको खुदा न खास्ता कोई अगर डायबिटिक इशू हुआ है तो आप कंट्रोल कर सकते हैं अपनी विल के साथ, अपनी एफर्ट के साथ, और फिर 70-80 साल की भी अगर आपकी एज है तो कोई इशू नहीं है, अपने आप को आप बचा सकते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।